बीए बीएड और बीएससी बीएड पार्ट सेकंड के प्रशिक्षणार्थियों के लिए पेपर CC6 यूनिट सेकंड लर्निंग के बारे में पिछले वीडियो में अपन अधिगम की विशेषताओं के बारे में पढ़ चुके हैं और इसमें आज के वीडियो में अपन अधिगम की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ लर्निंग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? अधिगम की प्रक्रिया में कुछ बातें होती है जिसमें परिस्थिति, ज्ञान के बाद प्रतिक्रिया, फिर किसी प्रक्रिया में कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर करना और व्यावहारिक परिवर्तन और उसके बाद में सीखना होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसकी परिभाषा दी गई है। उस परिभाषा के अंतर्गत जो है अपन देखते हैं उदय पारिख के अनुसार उन्होंने लिखा है कि परिस्थिति के बाद में ज्ञान के बाद में प्रक्रिया और उसमें किसी प्रकार की बाधा आ रही तो बाधा को दूर करने के बाद में व्यवहारगत परिवर्तन और उसके बाद होता है सीखना। तो ये अधिगम की प्रक्रिया है कि हम किसी परिस्थिति के आधार पर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान प्राप्ति के लिए उसमें प्रक्रिया होती है, प्रोसेस है उसका, और उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं स्वाभाविक रूप से, और उनको जो है दूर किया जाता है। और बाधाओं को दूर करने के बाद में हम उसमें अपने आप में व्यवहारगत परिवर्तन करते हैं, और उसके बाद में जो व्यवहारगत परिवर्तन आता है वही सीखना कहलाता है। इसके बाद में गिलहार्ट दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार हिलगार्ड के अनुसार सीखना क्या है? सीखना सामना की गई परिस्थिति यानी परिस्थिति, उसके बाद में नई प्रक्रिया, नई प्रतिक्रिया होती है, नई क्रिया होती है, और सामान्य व्यवहारगत परिवर्तन, और उसके बाद में नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना। ये उसका एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। डेसील के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है? उसमें होता है कि अभिप्रेरण के बाद उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की अनुक्रियाएं, और सबलीकरण, फिर होता है सामान्यीकरण और सीखना। सामान्यीकरण का मतलब ही सीखना है, जिस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। पील के अनुसार उन्होंने अपनी अधिगम की प्रक्रिया बताई है। पील के अनुसार सीखना सहज स्वाभाविक क्रियाओं से भिन्न है, जैसे पलक झपकना, कांटा चुभने पर पैर को उठाना। इन्हें सीखना नहीं पड़ता है, ये एक स्वाभाविक क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं,
सीखना चेतना, उद्देश्य से अथवा सामाजिक एवं जैविक अनुकूलन के लिए हो सकता है। सीखने के द्वारा व्यक्ति में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन होते हैं। स्थायी और अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो पील के अनुसार ये कहा गया है कि सीखना चेतना है, उद्देश्य से अथवा सामाजिक एवं जैविक अनुकूलन के लिए हो सकता है। सीखने के द्वारा व्यक्ति में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन होते हैं। सीखने से व्यक्ति में सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं और सीखना त्रुटि रहित व त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। तो इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में पहले व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता का अनुभव होता है। आवश्यकता का अनुभव, किसी भी सीखने की स्थिति में सीखना क्यों है? क्योंकि हमें आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले अनुभव करता है, आवश्यकता का अनुभव होता है और उसके बाद में आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रेरणा, कैसे उसको पूरा किया जाए। आदमी, व्यक्ति, बालक उससे प्रेरित होता है कि मुझे ये करना है। फिर ये जो प्रेरणा होती है, ये प्रेरणा सप्रयोजन होती है। प्रेरणा सप्रयोजन होती है कि उसका कोई न कोई प्रयोजन है, उसकी आवश्यकता है, इसीलिए इसके लिए प्रेरणा जागृत होती है। तो प्रयोजना से प्रेरित होकर के व्यक्ति क्रियाशील होता है। प्रयोजना से व्यक्ति क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति प्रेरित होकर जो क्रिया या व्यवहार करता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और उसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो प्रयास करता है, प्रेरित होता है। और अगर उसके उद्देश्य में कहीं बाधा उत्पन्न होती है तो उसके लिए वो फिर से प्रयत्न करता है और भूल या सूझबूझ द्वारा जो है अपनी उस बाधा को हटाने का प्रयास करता है, व्यवहार करता है। और यही सीखने की प्रक्रिया है, यही सीखने की प्रोसेस है। कई संभावित अनुक्रियाओं में से जिस अनुक्रिया द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है उसका सबलीकरण हो जाता है और वह समान स्थिति आने पर उसी सफल अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करके समस्या का हल निकाल लेता है। इसके पश्चात वह नई अनुक्रिया या पूर्व ज्ञान या अनुक्रियाओं से समन्वय स्थापित करता है, कोरिलेशन स्थापित करता है, जिससे नए अनुभव उसके ज्ञान का अंग बन जाते हैं। तो इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया संभव होती है जो कि वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुरूप है। अब आते हैं सीखने की प्रक्रिया के स्टेप्स कौन कौन से। सीखने की प्रक्रिया के 6 सोपान बताए गए। सीखने की प्रक्रिया के सोपान। सीखने की प्रक्रिया के सोपान जो कि 6 बताए गए हैं। 6 स्टेप्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहला है सीखने की प्रक्रिया के लिए आवश्यकताएं। नंबर 1
आवश्यकताएं, नीड्स। प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई न कोई आवश्यकता होती है जिसे व्यवहार का स्रोत कहा जाता है, और ये आवश्यकताएं भी दो प्रकार की हो सकती हैं। आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक और दूसरी बाह्य। ठीक है, इन आवश्यकताओं को सीखने के इनको आवश्यकताओं के सीखने के उद्देश्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहला सीखने की प्रक्रिया का जो सोपान है उसमें है आवश्यकताएं। दूसरा होता है अभिप्रेरणा। दूसरा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा इसको मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन व्यक्ति की किसी भी प्रकार की क्रिया से प्रयोजन होती है। इस प्रयोजन से प्रेरित होकर वह क्रियाशील होता है तथा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। तो ये मोटिवेशन है कि व्यक्ति की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो प्रेरित होता है, और प्रेरित होने के बाद में वो क्रियाशील होता है। क्रियाशील होने पर जो उसका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का पर्याप्त कोशिश करता, पूरा प्रयास करता है। इसके बाद में आता है तीसरा बाधा, बैरियर्स ऑफ गोल। बाधा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, चाहे वो आवश्यकताएं बाहर की हो चाहे आंतरिक हो, उनको पूरा करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं या बालक प्रयत्न करता है तो उसके उद्देश्य की पूर्ति के बीच में कई प्रकार की कठिनाइयाँ या बाधाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम अवरोधक कहते हैं। बैरियर्स होते हैं जो कि उस क्रिया को करने में बाधा डालते हैं। तो इस बाधा को दूर करने के लिए फिर क्या करते हैं हम? फिर अनुक्रिया होती है। रेस्पॉन्स PRS रेस्पॉन्स व्यक्ति बाधाओं को हटाने के लिए विशेष प्रकार के प्रयत्न करता है और कई संभावित अनुक्रियाएं करता है। इसमें भूल भी हो सकती है, सूझ हो सकती है, फिर वह अपनी बाधाओं को हटाने का प्रयास करता रहता है। फिर आता है पांचवा सबलीकरण। सबलीकरण सबलीकरण प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, और अनुक्रियाओं के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति होती है तो वह रीएनफोर्स्ड यानी सबलीकृत हो जाता है, और सफल अनुक्रिया की विशेष परिस्थिति आने पर या स्थिति आने पर वह पुनरावृत्ति करता है। सबलीकरण में फिर बाद में पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति जब पूरी तरह से सही हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो छठा हो जाता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण इसको जनरलाइजेशन कहते हैं।
GN सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। सबलीकरण के पश्चात वह इसका पूर्व ज्ञान से समन्वय करता है और समन्वय करने के बाद में इस प्रकार जो नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं, उन अनुभवों को जब समन्वय किया जाता है या उनका एक प्रकार से संबंध हो जाता है, तो उसके ज्ञान का एक अंग बन जाता है, वो ज्ञान का अंग बन जाता है। इसका मतलब हुआ कि वह उस प्रोसेस को पूरा करके बालक जो है या व्यक्ति जो है उस बात को सीख गया है। तो इस प्रकार से ये 6 जो स्टेप हैं, 6 सोपान हैं सीखने के। उसमें पहला है आवश्यकता, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा बाधा, चौथा अनुक्रिया, पांचवा सबलीकरण और छठा है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। तो इस प्रकार जो है ये 6 बिंदु जिनके द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस पूरा होता है। अब आता है सीखने के प्रकार। सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने अथवा अधिगम के प्रकार जिनको मोटे मोटे रूप से वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया गया है, तो उनको हम यहाँ पर सामान्य तौर पर या शॉर्ट में जो है सीखने के प्रकारों को वर्गीकृत करेंगे। उसमें पहला है संवेदन गति से सीखना, सेंसरी मोटर लर्निंग, सामान्य गति से सीखना। संवेदन गति से जो विभिन्न प्रकार की कुशलताएं जो हैं उनको हम किस प्रकार से सीखते हैं। सेंसरी मोटर लर्निंग कि हम अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से जो है हम सीखने का कार्य करते हैं। दूसरा संवेदन गति से सीखना, संवेदन गति से सीखना पहला। दूसरा है गामक गति से सीखना, गामक गति से सीखना। तीसरा बौद्धिक सीखना, चौथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखना, प्रत्यक्षीकरण। सीखना। पांचवा है संप्रत्यात्मक सीखना, पांचवा संप्रत्यात्मक सीखना। और अगला है साहचर्यात्मक सीखना, साहचर्यात्मक साहचर्यात्मक सीखना। और अंत में आता है
रसानुभूति परक, रसानुभूति रसानुभूति परक सीखना। तो ये सीखने के प्रकार बताए गए हैं कि संवेदन गति से सीखना, गामक गति से सीखना, बौद्धिकता से सीखना, प्रत्यक्षीकरण द्वारा सीखना, संप्रत्यय द्वारा सीखना और साहचर्य द्वारा, और अंत में रसानुभूति परक सीखना। तो इस प्रकार से ये सीखने के प्रकार बताए गए हैं। इनको हम आगे की वीडियो में अलग से विस्तृत करने की कोशिश करेंगे। एक अन्य वर्गीकरण में सीखने के प्रकार निम्न प्रकार से बताए गए हैं। अन्य वर्गीकरण में सीखने के प्रकार, उसमें पहला बताया गया है कि सरल अधिगम, सरल अधिगम या सरलता से सीखना, हाँ, सिंपल लर्निंग। वो क्या होता है कि हम अनुभूतियों से सीखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहले बताया गया है कि जलने का जो एक उदाहरण था ताप का, वो अनुभूति है, तो वो एक सरल सीखना है। दूसरा है कठिन अधिगम, कठिन अधिगम, ये सिंपल था, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट लर्निंग। और तीसरा होता है आकस्मिक सीखना, आकस्मिक सीखना। इंसिडेंटल लर्निंग, ये जैसे कि कठिन लर्निंग क्या होता है, इसको तो हम सरल अधिगम को तो है अनुभूतियों से सीख जाते हैं। कठिन अधिगम में क्या होता है कि जैसे ऐसे विषय हैं जिनमें कि कुछ प्रयास करना पड़ता है, जिसमें डिफ़िकल्टी आती है या उसमें ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे संगीत के विषय हैं जिसमें सुर, लय, ताल, राग या आलाप, तो सामान्य भाषा में तो अपन बोल सकते हैं, लेकिन जब संगीत की बात आती है तो उसको सीखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसमें ये क्या होता है कि सुर क्या होता है, लय क्या होता है, ताल क्या होती है ना, उतार चढ़ाव क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन अधिगम है। फिर है आकस्मिक सीखना, इंसिडेंटल। जैसे पारस्परिक बात जब अपन करते हैं अपने साथियों के साथ में या अपने टीचर्स के साथ में, तो उसमें हम आकस्मिक कोई नई बात आती है तो उसको हम जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आकस्मिक सीखना होता है, जो कि पारस्परिक बातचीत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है चौथा, उद्देश्यपूर्ण सीखना, उद्देश्यपूर्ण सीखना। इसमें प्रश्नवाचक है कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं, है ना, क्या आवश्यकता है। तो इसमें थोड़ा सा सचेत होकर के सीखने का प्रयास करते हैं। उसकी आवश्यकता किस लिए है या उसका क्या उद्देश्य है। जैसे कि आप जानते हैं प्रतियोगी परीक्षा है और हमें एक टारगेट है कि भाई एक उद्देश्य है या हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे इस नौकरी के लिए तैयारी करना है। जैसे टीचर बनना है, बैंकिंग में जाना है, या मुझे राज्य सेवा में जाना है, या मुझे केंद्र की सेवाओं में जाना है, ठीक है, या विदेश सेवा में जाना है। इस प्रकार की कई भी नौकरी की बात करते हैं या किसी बिजनेस की भी बात करें तो उसका एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसको कि हम उद्देश्यपूर्ण सीखना कहते हैं। पर्पसेबल या पर्पसफुल लर्निंग है
जिसको कि हम सचेत होकर के सीखने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो हम अपने किसी अध्यापक के पास में जा कर के उसके लिए कोशिश करते हैं सीखने की कि भाई मुझे ये उद्देश्य है, इसको पूरा करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एक वर्गीकरण है जो कि सीखने के ये 4 प्रकार बताए गए हैं कि सरल सीखना, फिर कठिन अधिगम, फिर आकस्मिक और उद्देश्यपूर्ण सीखना। अब आते हैं हम मनोवैज्ञानिकों के आधार पर कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से सीखने के प्रकार बताए हैं। तो उसमें सबसे पहले है आशुबेल के अनुसार। आशुबेल के अनुसार सीखने के प्रकार। तो आशुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। उसमें पहला है अधिग्रहण सीखना। अधिग्रहण सीखने से अभिप्राय है रिपीटिशन, यानी उसमें लिख करके या बोल करके दी जाने वाली जो सामग्री है वो अधिग्रहण सीखने के अंतर्गत आती है। दूसरा है अन्वेषण सीखना, जिसको डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, अन्वेषण द्वारा सीखना। इसमें ज्ञात तत्वों को या ज्ञात तथ्यों को पुनर्गठित करके नए नए नियमों की खोज करना, ये डिस्कवरी लर्निंग कहलाता है। तीसरा है रटकर सीखना। बच्चे अधिकांशतः आप जानते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो रट करके ही सीखते हैं, तो उसमें उनका अर्थ से या उनकी गूढ़ता से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बिना अर्थ के या बिना समझ के जो सामग्री सिखाई जाती है, सीखते हैं बच्चे, उसको रट करके सीख जाते हैं, तो उसको रोट लर्निंग कहते हैं। और चौथा है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझ करके सीखना अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझ कर सीखना, ये अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल लर्निंग कहलाता है। तो ये थे आशुबेल के अनुसार सीखने के प्रकार। फिर आते हैं अपन सीखने के प्रकारों में ही अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कि अपने शोध के आधार पर निष्कर्ष निकाला है और उनको प्रस्तुत किया है। तो उसमें है मनोवैज्ञानिक गेने के अनुसार सीखने के प्रकार। गेने के अनुसार सीखने के प्रकार। गेने के अनुसार सीखने के प्रकार। गेने के अनुसार सीखने के कुछ बिंदु बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला है सांकेतिक सीखना। नंबर 1, सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना जैसे सिग्नल लर्निंग, जैसा कि अपन जानते हैं कि सामान्य उदाहरण देते हैं कि जब सड़क पर चल रहे होते हैं तो सामने चौराहे पर लाइट के सिस्टम से अपन या पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, अपने उसको नियंत्रित करती है। तो हम देखते हैं कि लाल बत्ती अगर हो रही है चौराहे पर, तो लाल बत्ती को देख करके हम रुक जाते हैं, है ना, गाड़ी रोक देते हैं या अपन एक साइड में हो जाते हैं। और पुलिस वाला अगर खड़ा है तो वो अपने हाथ से इशारा करता है और हम रुक जाते हैं। दूसरी बार में जब हरी बत्ती हो जाती है या जो ट्रैफिक
का कार्मिक है जो कि उसको नियंत्रित कर रहा है, वो अपने हाथ के इशारे से ट्रैफिक को आने जाने के लिए इशारा करता है। तो ये जो सीखना है ये सिग्नल लर्निंग या सांकेतिक सीखना कहलाता है। दूसरा है उद्दीपन द्वारा सीखना। उद्दीपन द्वारा या उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना। तो इसमें स्टिमुलस लर्निंग है, रेस्पॉन्स लर्निंग है, किसी उद्दीपक के प्रति एक ऐच्छिक अनुक्रिया करना और उसके परिणाम अगर सुखद होते हैं तो उस बात को हम शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं और सीख जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया है वो बार बार करते हैं तो उसको हम सीखना कहते हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा सीखना। तीसरा है सरल श्रृंखला में सीखना। सरल श्रृंखला में श्रृंखला में सीखना। लर्निंग द सिंपल चैनिंग। इसमें कई उद्दीपन अनुक्रियाएं होती हैं, कई उद्दीपन अनुक्रियाएं होती हैं जिनकी एक श्रृंखला बन जाती है। और इस प्रकार जो सीखना होता है उसमें जैसे कार चलाना, वाद्य यंत्र, जैसा कि ऊपर आया था कि एक डिफ़िकल्ट लर्निंग होता है जिसमें कि कठिन अधिगम होता है, जिसमें सुर, ताल और लय की बात कर रही थी अपने। तो वो उसको सीखना जो है एक तरह से ये सरल श्रृंखला में होगा, क्योंकि उसमें बार बार जो है अपने को एक चेन में सुर है, ताल है, लय है, या जैसे आप हारमोनियम बजा रहे हैं या कोई अन्य वाद्य यंत्र बजा रहे हैं तो उसमें उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और उसकी एक चेन बन जाएगी। और इस प्रकार धीरे धीरे चेन में सीखना जो है सरल श्रृंखला सीखना कहलाता है। इसी तरह से कार चलाना, जैसे कार चलाना ये भी एक सरल श्रृंखला में सीखना होता है कि कार चलाने में किस प्रकार के सिस्टम काम करते हैं, है ना। और जो साथ में ड्राइवर आपको ड्राइविंग सिखा रहा है